हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों के क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में माफ करना, राजनीति विज्ञान कहने की थोड़ी सी हैबिट से हो गई, काफी लंबे समय से पॉलिटी पे क्लास ले रहे थे। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पर हमारा डिस्कस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें अब आज हमारा सेकंड लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है दोस्तों। इसमें हम अब सेकेंड यूनिट पर मूव कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कृषि की। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी कि सेकेंड यूनिट जो है हमारी पूरी कृषि पर ही आधारित है। पूरी सेकेंड यूनिट में हम कृषि से संबंधित तथ्यों को ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें काफी सारा नॉलेज हमें कृषि से संबंधित सीखने को मिलेगा। और चूंकि आज की क्लास भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है और हम उसे लिख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऑथेंटिक कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिनके माध्यम से आप अपनी आंसर राइटिंग एकदम इफेक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में दोस्तों प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बना दी गई है। लेक्चर आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं दोस्तों। वहां पर व्हाट्सएप नंबर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों सीधा, आज थोड़ा टाइम कम है, सेशन हमारा थोड़ा लंबा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं इसको। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कृषि कृषि की प्रकृति और महत्व के बारे में। ठीक है, तो कृषि से संबंधित जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले हम उनसे शुरुआत करेंगे, समझेंगे कि कृषि में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हमारे भारतीय कृषि की और क्या क्या जो है कुछ कमियां हैं, उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो कई प्रकार की दोस्तों यहाँ पर आज जो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिन्हें हमें सीखने का एक मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकेंड यूनिट में हमें काफी सारी यूनिट को कवर करना, काफी सारे टॉपिकों को कवर करना है। इन टॉपिकों में लगभग सभी के सभी दोस्तों कृषि से ही संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, चले बढ़ते हैं अपने सेशन में दोस्तों। वन बाय वन करके आज हम अपना ये सारा पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भारत में कृषि की। भारत में कृषि की, ठीक है। तो भारत में कृषि की जब दोस्तों बात करेंगे, एक सेकंड, थोड़ा स्लाइड शायद आगे पीछे हो रहा है, जरा मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये स्लाइड में प्रॉब्लम है ना। चलिए, थोड़ा एक पेज आगे पीछे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करना। वो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसको अपने आप समझ आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जरा इस पर एक नजर मार लें, जिससे पूरा आपका आज का लेक्चर का कंसेप्ट जो है, सारांश आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो पूरा जो चैप्टर है, टॉपिक है आज का, वो तो पूरा का पूरा कृषि पर ही आधारित है, जिसमें हम कृषि की प्रकृति और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे आज के पूरे टॉपिक में। और कृषि की प्रकृति और महत्व को समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ 6 पॉइंटों का सहारा लेंगे। 6 पॉइंटों के माध्यम से हम इसको भली भांति रूप से समझ लेंगे, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे हम भारत में कृषि। तो किस प्रकार की कृषि व्यवस्था भारत में है, किस प्रकार का सहयोग भारतीय कृषि का हमारी इंडियन इकोनॉमी पर रहता है, इन सब पर हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। सेकंड में हम देखेंगे कि भारत में कृषि का महत्व क्यों है, आखिर ऐसा क्या है जो भारत में जो है कृषि को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे कृषि की प्रकृति और विशेषताएं। फोर्थ में भारत में कृषि के संसाधन, कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है। फिफ्थ में देखेंगे भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कि भारत में जो कृषि पिछड़ी हुई है, कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण से कृषि पिछड़ी हुई है। और लास्ट पॉइंट में, लास्ट टॉपिक में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जिन कारणों से हमारी भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सके। दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें आज के इस लेक्चर में किन किन पॉइंटों के माध्यम से हमें कृषि की प्रकृति और महत्व को क्लियर करना है। मेरे इस लेक्चर में आपको एक विशेष ध्यान देते हुए चलना है दोस्तों। इसमें आपको व्यवहारिक अध्ययन करते हुए चलना है। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप किताबों से भी समझ सकते हैं। आपके पास में पर्याप्त संसाधन है दोस्तों पढ़ने के लिए। अगर आपके पास एक बुक भी है एक सब्जेक्ट की, तो वो भी पर्याप्त संसाधन की श्रेणी में आती है।
उसे पढ़कर आप थ्योरेटिकल रूप से अच्छे से मजबूत हो सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो थ्योरेटिकल पार्ट भी लगभग याद हो जाता है। लेकिन जब आपको उसका व्यवहारिक अध्ययन पता होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है ना, तो उसको लिखने का एक इफेक्टिवनेस एक अलग ही होती है। और उसी चीज से एग्जामिनर दोस्तों खुश होता है। वो एग्जामिनर उसी चीज को ढूंढता है, वहां पर वही देखता है कि जिस चीज को आप कॉपी में लिख रहे हैं, क्या उसका व्यवहारिक ज्ञान आपको वास्तविक रूप से है। बेसिकली जो हम बुक पढ़ते हैं दोस्तों, क्यों पढ़ते हैं हमको, बुक को इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि सिर्फ एग्जाम में नंबर मिले, बल्कि उन बुकों का जो ज्ञान है, उस किताबों में जो ज्ञान है, वो हमें व्यवहारिक रूप से हम उसको ग्रहण कर सके, इसके कारण से ही हमें इन किताबों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो मेरे सभी लेक्चरों में दोस्तों आप व्यवहारिक स्टडी पर ध्यान दें। चैप्टर कंसेप्ट चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, उसको आप व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मैं हर एक लेक्चर में आपको व्यवहारिक रूप से ही समझाने का प्रयास करता हूं, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक हो दोस्तों, व्यवहारिक रूप से समझने पे वो एकदम सीधा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन, और इन 6 पॉइंटों को वन बाय वन करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में है, पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा था कि भारत में कृषि व्यवस्था। तो भारत में कृषि व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप किस देखिए भारत में कृषि व्यवस्था दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पहले आप व्यवहारिक रूप से समझिए इसको। भारत कृषि प्रधान देश है, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। गांवों का देश है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब भारत को कृषि प्रधान देश क्यों बोला जाता है, भारत को गांवों का देश क्यों बोला जाता है, क्या बस ऐसे ही नाम रख दिया, कि ऐसे ही किसी ने बस इस्तेमाल किया शब्दों को जो चला आ रहा है, या फिर इसके पीछे वास्तविक तथ्य होगा कुछ, है ना। तो वास्तविक तथ्य 100% इसके पीछे कुछ वास्तविक तथ्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों है, क्योंकि हमारे भारत के एक बड़े भूभाग पर दोस्तों कृषि की जाती है, बड़े भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में देखिए, जैसा कि ये नेक्स्ट में है कि भारत में 6,05,224 गांव है। कितने गांव है, 6,05,224 गांव है। वहीं 3,949 शहर है। तो गांवों की संख्या दोस्तों लाखों में है। इसी कारण से भारत को गांवों का देश कहा जाता है। और आज भी दोस्तों 68%, लगभग 70% जनसंख्या आज भी हमारी गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है। और उन गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या का जो व्यवसाय है, जो कार्य करती है, वो क्या है, कृषि है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कि एक बड़े भूभाग पर एक बड़ी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग, बड़ी जनसंख्या का एक हिस्सा जो है गांवों में निवास करता है। कितना, 70% जनसंख्या का हिस्सा हमारा आज भी गांवों में निवास करता है। इस कारण से हमारे भारत को गांवों का देश और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का एक विशेष महत्व है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का इस विशेष महत्व है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है दोस्तों। देखिए, जैसा आपने अभी भी देखा होगा कि जब कोरोना काल था, कोरोना के बाद में दोस्तों जब हमारी अर्थव्यवस्था, क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जब माइनस में जा रही थी, हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था भी माइनस में गई, लेकिन दोस्तों भारत में जितने भी सेक्टर थे सबके सब माइनस में थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो सेक्टर था कृषि क्षेत्र, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर दोस्तों माइनस में जा चुके थे। मात्र कृषि वाला जो क्षेत्र था वो प्लस में ही बना रहा। ठीक है, क्यों, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कृषि से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है दोस्तों, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और इसी कारण से कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ना। तो जनता के जीविकोपार्जन के लिए, उद्योगों के लिए, विदेशी व्यापार योजना, ये सारी चीजें सबके सभी दोस्तों हमारी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। कृषि जितनी अच्छी होगी, उस वर्ष दोस्तों उद्योग धंधे हो या व्यापार हो या विदेशी व्यापार हो, सबके सबकी स्थिति काफी हाई होती है, उच्च होती है, उठी हुई होती है। ठीक है, तो अब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी देश को अपना वास्तविक रूप से विकास करना है ना, किसी भी एक अविकसित देश को मान लीजिए, कोई अगर अविकसित देश है और अपना वास्तविक रूप से विकास करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, उसको सबसे पहले अपने कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट करना होगा, कृषि क्षेत्र में विकास लाना होगा, तभी जाकर के उसका विकास संभव हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
भारत में कृषि वाले क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि व्यवस्था है, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी, तो ये सब बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी कृषि पर वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है दोस्तों आज भी। हालांकि ये एक अलग बात है कि कृषि पर निर्भर होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था आज भी दोस्तों उस स्पीड से गति नहीं कर पा रही है, हम इतना डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पा रही है। जितने भी विकसित देशों को आप देखेंगे दोस्तों, तो उन विकसित देशों में, या उन कहें कि उन विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो उद्योगों पर निर्भर है। इस कारण से वो देश विकसित हो चुके हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय उच्च है, ठीक है, जीडीपी काफी हाई रहती है उन लोगों की, तो इस प्रकार सारी चीजों को वो संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होने के कारण ही जो है आज भी हम उतना विकास नहीं कर पाते जितना कि अपेक्षित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में कृषि का महत्व। तो दोस्तों भारत में कृषि को महत्व क्यों दिया जाता है, क्या कारण है कि भारत में कृषि को महत्व दिया जाता है, क्या क्या महत्व है भारत में कृषि का। तो वन बाय वन करके काफी सारे पॉइंट हैं, या जरा पॉइंटों को देखिए आप दोस्तों, पॉइंटों पर नजर डालिए। 9 पॉइंट में आपके लिए लेकर आया हूं। बेसिकली अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता कि भारतीय कृषि के महत्व पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, तो दोस्तों आपको पता तो है मुझे लिखना क्या है। काफी सारे में अगर आपको अभी ये क्वेश्चन दूंगा ना तो आप 10 पेज भर दोगे, लेकिन समस्या में जब बोलूंगा कि एक काम कीजिए, इसको आप 10 पॉइंट लिख के दीजिए, 10 विषय 10 महत्व इसके बताइए या 5 महत्व बताइए, तो आप क्रम नहीं जमा पाओगे, आप सटीक रूप से उसको एक पॉइंट के माध्यम से क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसी कारण से कुछ सिंपल से यहाँ पर पॉइंट है, इनको जरा समझते चलिए दोस्तों। आपका ये पूरा कंसेप्ट, पूरा टॉपिक मैं आपको इसी स्लाइड पे कंप्लीट क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहला है आजीविका का साधन। तो भारत में कृषि का महत्व क्यों है, तो वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे भारत में जो कृषि है वो कृषि जीविकोपार्जन के लिए एक आवश्यक संसाधन है। व्यक्ति के जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक संसाधन है तो वो कौन है, कृषि व्यवस्था है। और उसी कृषि व्यवस्था से ही दोस्तों हमारी आजीविका चलती है। कितने लोगों की, 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, जो वो कृषि कर रही है ना। तो उनकी आजीविका किससे चलेगी दोस्तों, तो वो कृषि से चलती है। सेकंड में है राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान। तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान दोस्तों हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का सबसे ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर होता है, जो कि सबसे ज्यादा, हालांकि अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी कृषि व्यवस्था का अर्थात कृषि के क्षेत्र का हमारी राष्ट्रीय आय में एक बड़ा हिस्सा या बड़ा योगदान होता है, जो लगभग 27 से 28% का जो है योगदान हमारी कृषि व्यवस्था का इस पे होता है ना, राष्ट्रीय आय पर होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक भूमि का उपयोग, सर्वाधिक भूमि का उपयोग। अब जरा दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लगभग लाखों में तो गांव है, हजारों में हमारे यहाँ पर शहर है, ठीक है। जब लाखों गांव में अर्थात 70% जनसंख्या, जो आज हमारे भारत में जितनी भी 125 करोड़ जनसंख्या है उसका 70% भाग दोस्तों आज भी गांव में रहता है और वो कृषि करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भूभाग को भी उन्हीं ने घेरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा भूभाग पर आज कृषि होती है दोस्तों, लगभग 45% भूभाग पर, 43 से 45% भूभाग के पर जो है आज भी कृषि होती है भारत में। तो ये हमारा एक कृषि का महत्व है कि आज जो अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे ज्यादा भूभाग पर आज हमारे कृषि का क्षेत्र फैला हुआ है, कृषि क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उद्योगों का आधार। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है, कृषि से ही मिलता है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लघु कुटीर उद्योगों का आधार। तो जिस प्रकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल की तैयारी कहां से होती है, कच्चे माल कहां से उपलब्ध कराया जाता है, तो कृषि से करा जाता है। उसी प्रकार से लघु और कुटीर उद्योग भी अगर दोस्तों भारत में पनपे हुए हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ देन है हमारी कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था के कारण ही दोस्तों लघु और कुटीर उद्योग पनप पाते हैं। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग जो है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ही स्टार्ट होते हैं, तो उनका आधार ही कृषि व्यवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार का आधार। तो दोस्तों
आज आपको पता है कि सबसे बड़े भूभाग पर आज हमारे यहाँ कृषि की जाती है, आधिक्य भी हमारी कृषि व्यवस्था में रहता है, काफी ज्यादा फसलें आज उत्पादित की जा रही है, तो उनका व्यापार, विदेशी व्यापार तक दोस्तों हमारे जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इस कारण से हमारे व्यापार का भी एक क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र जो है कृषि व्यवस्था में समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्यान्नों की पूर्ति। तो कुछ बताने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है ना। कोई भी देश अगर अपने यहाँ कृषि व्यवस्था करेगा तो सबसे पहले अपने खाद्यान्नों की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट है पशुओं को चारे की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था से की जाती है। अंतरराष्ट्रीय महत्व भी कृषि का होता है, अंतरराष्ट्रीय महत्व भी होता है दोस्तों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है कृषि क्षेत्र का। इस कारण से अंतरराष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में भी इसको देखा जाता है। क्लियर हो पा रहा है ना। इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है, कृषि क्षेत्र है, इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें ज्यादा समझा कर ज्यादा टाइम दूंगा आप लोग, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार सर कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो प्लीज थोड़ा इसमें जहां देखिए, जहां आसान होता है ना वहां मैं स्पीड से चलता हूँ, ठीक है। और जहां मुझे लगता है कि यार ये वाकई में डिफिकल्ट है, हो सकता है ये शब्द आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, तो मैं उसमें आपको भरपूर टाइम देता हूँ, ठीक है। इन स्लाइडों में दोस्तों एकदम बिल्कुल जो पॉइंट है, सिर्फ ये पॉइंट लाने का माध्यम है मेरा, ताकि मैं आपके नोट्स में एक बढ़िया इफेक्टिव पॉइंट आपके नोट्स में डाल सकूं, जिससे आप अपने एग्जाम में इन पॉइंटों को लिख करके दोस्तों अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कृषि की प्रकृति और विशेषताएं। अभी हम कृषि के महत्व को देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कृषि की प्रकृति क्या है, क्या नेचर है हमारी कृषि व्यवस्था का और क्या विशेषता है इसकी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आजीविका का साधन है, हमारी कृषि व्यवस्था हमारी आजीविका का साधन है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में उत्पादन की परंपरागत तकनीक। अब जिन दोस्तों को पता नहीं है, वैसे तो जो मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं उन्हें तो अच्छी तरह पता है, महत्व में हम कुछ ऑथेंटिक बातें रखते हैं। और जब विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं के दोस्तों शब्द के अनुसार मत चले जाना कि आप विशेषताओं में सिर्फ उसकी सकारात्मक बातों को रखें। विशेषताओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पक्ष आएंगे, ठीक है। बस कुछ हटके होना चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए। हमें इस पर माइंड नहीं करना है कि नकारात्मक पक्ष है इसका या सकारात्मक पक्ष है, बस आपको सिर्फ उसकी विशेष बातों को फोकस करना है। तो कृषि, हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसमें विशेष बात क्या है, तो उसकी विशेष बातों को लेकर के ही ये 9 पॉइंट है आपके सामने जो आपको दिख रहे हैं। अब इस प्रकार से अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या कि आजीविका का साधन, सकारात्मक पक्ष हो गया आपका। लेकिन नेक्स्ट है उत्पादन की परंपरागत तकनीक। दोस्तों परंपरागत तकनीक ये कहीं ना कहीं आपको अब जो है नेगेटिव नेगेटिव धारणा क्यों नहीं ली जाती है, क्या नेगेटिव धारणा आपके दिमाग में क्रिएट करती है, क्यों करती है, उसका एक विशेष कारण है कि आज पूरा विश्व आधुनिक हो चुका है, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है अपने हर एक प्रोडक्शन में, अपने कृषि से लेकर के उद्योग क्षेत्र तक में किसका नवीन नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं आज भारत में जो कृषि होती है दोस्तों, जो कृषि व्यवस्था जिस पर निर्भर है वो आज भी परंपरागत तकनीक पर ही आधारित है, परंपरागत तकनीक पर ही निर्भर है। इस कारण से हमारा फसलों में जो उत्पादन होता है वो कम होता है, गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाता है, या कहें कि कम उत्पादन होता है और लागत उससे ज्यादा लग जाती है ना। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारी कृषि व्यवस्था के साथ में बनी होती है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। अब मानसून पर निर्भर क्यों है दोस्तों, क्योंकि आज भी एक बड़े भूभाग पर हम सिंचाई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, बड़े क्षेत्र में हम सिंचाई व्यवस्था को पूरे भारत में हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। इस कारण से हमारी कृषि व्यवस्था आज भी दोस्तों मानसून पर निर्भर रहती है ना। नेक्स्ट खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता ये भी हमारी विशेष, बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप पंजाब हरियाणा की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा गेहूं और चावल, विशेषकर जो उधर फसलें की जाती है वो गेहूं और चावल की होती है। जबकि आपको पता है दोस्तों काफी बड़ा भूभाग है जहां पर गेहूं और फसलों का उत्पादन किया जाता है। आज हमारे यहाँ पर इतने खाद्यान्न फसलें होती है, इतनी खाद्यान्न फसलें होती है कि दोस्तों हमारे लिए तो ठीक है, बाकी उसका हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जो कि एक तरह से ठीक है, परंतु किसी अर्थव्यवस्था के एक तीव्र विकास के लिए उचित नहीं है,
है ना। खाद्यान्न फसलों की जगह अगर नकदी फसलों का इस्तेमाल किया जाए, खाद्यान्न फसलें उतनी ही होनी चाहिए जितना कि हमारे देश की जनसंख्या की जो है खाना पूर्ति हो सके, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो एक्स्ट्रा फसलें हैं वहां पर वो नकदी फसलें होनी चाहिए, जिससे व्यापार या उद्योग धंधों को बढ़ावा मिले। उससे क्या होगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी। किसानों की आय के साथ साथ में दोस्तों कृषि व्यवस्था का जो एक बड़ा भाग है, वो एक बड़ी इनकम, एक मोटी आय जो है वो हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, जिससे हमारे जीडीपी में और ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, हमारे यहाँ पर खाद्यान्न फसलें ज्यादा बोई जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत, राष्ट्रीय आय का एक मुख्य स्रोत हम बोल सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि लगभग 27 से 30% का हिस्सा हमारी राष्ट्रीय आय में रहता है कृषि क्षेत्र का, है ना। स्थायी रोजगार का अभाव, तो कृषि व्यवस्था में जैसा आप जानते ही हैं कि जो किसान होते हैं साल में 2 बार काम करते हैं, अर्थात कि अगर मान 3-3 महीना देखते हैं दोस्तों तो लगभग 6 महीना काम करते हैं किसान, बाकी 6 महीना पूरी तरह फ्री रहते हैं। और साथ ही साथ में प्रचंड बेरोजगारी भी इन किसानों के साथ पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी किस प्रकार की दोस्तों, तो वो एक ऐसी बेरोजगारी कि जहां एक व्यक्ति की जरूरत होती है दोस्तों, तो एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो 5 लोग उस 2 व्यक्ति के काम में भी लगे रहते हैं। जहां 2 व्यक्ति की जरूरत होती है काम में, जिस काम को करने में 2 व्यक्ति की जरूरत होती है, उस काम में दोस्तों पूरा परिवार लगा रहता है। ठीक है, तो आय जो है एक स्थिर नहीं होती है, वहां की स्थिर नहीं होती है। क्यों नहीं होती कि 6 महीना उनको काम मिलता है, बाकी 6 महीना वो फालतू बैठे रहते हैं, है ना। इसके अलावा कम आधिक्य खाद्यान्न फसलों को छोड़ करके जो अन्य फसलें हैं उनमें आधिक्य नहीं है। आधिक्य अर्थात कि जितनी फसल होती है उसके इस्तेमाल करने के बाद में जो बचता है उसको हम आधिक्य बोलते हैं, है ना। तो खाद्यान्न फसलों के अलावा जो है आधिक्य नहीं है दोस्तों, है लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है जितना कि विकसित देशों के हिसाब से होना चाहिए। ठीक। कृषि जोत का कम होना, कृषि जोत का कम होना भी, कृषि जोत क्या है दोस्तों, हम आगे स्लाइड में आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा इसको मैं, है ना। तो कृषि जोत का कम होना, निम्न कृषि उत्पादकता। अब ये निम्न कृषि उत्पादकता को दोस्तों आप यहाँ परंपरागत तकनीक से लिंक कर सकते हैं। जब देश में परंपरागत तकनीक को अपनाया जा रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, जो आपकी परंपरागत तकनीक है कृषि करने की, परंपरागत गतिविधियां हैं, उनको आप आज भी अपना रहे हो, तो उन कारणों से उत्पादकता तो कम होगी ही ना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये कृषि की विशेषताएं और प्रकृति और विशेषताओं के बारे में है। तो इन पॉइंटों को आप अपनी नोट्स में जो है नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के टाइम में आपको पर्याप्त मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कृषि संसाधन का महत्व। भारत में कृषि संसाधन का महत्व, अब ये संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, अब जरा इस पर नजर डालिए आप। भारत में कृषि संसाधन, कृषि संसाधन अर्थात कि जिनके माध्यम से कृषि की जाती है वो कृषि संसाधन हो गए। ठीक है ना। तो प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था, जरा एक बार स्लाइड पे आइए, स्लाइड पढ़िए पहले, अपने आप समझ आएगा दोस्तों। प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत ही कृषि से हुई है। अगर भारतीय प्राचीन सभ्यता की हम बात करें तो भारतीय प्राचीन सभ्यता की शुरुआत ही हमारी कृषि व्यवस्था से हुई है। कृषि में जैसे जैसे डेवलप हुए हम, हमारी यहाँ पे रहे कि हमारी सभ्यता है ना, प्राचीन सभ्यता, वैसे वैसे उनका विकास होता चला गया। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर रही है, कृषि पर निर्भर रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के लॉर्ड मेयो साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से उसकी कृषि की प्रगति पर निर्भर करेगी। लॉर्ड मेयो, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा है, तो लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों अंग्रेजों के समय में, तो लॉर्ड मेयो ने कहा था कि भारत का जो भविष्य है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास पे, कृषि के डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा कि भारत किस प्रकार से विकास करेगा संसार में। और उसने एक बात और भी कही थी कि संसार में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा, या भारत एक ऐसा देश है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से इतना अटैच है। जितना स्वार्थ भारत रखता है कृषि में, उतना विश्व का कोई और देश नहीं रखता है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है।
ठीक है ना। तो वास्तव में कृषि हमारे देश में मात्र जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, अर्थात ये हमारे जीविकोपार्जन के लिए तो आवश्यक है ही है, साथ ही साथ में हमारी राष्ट्रीय आय में भी एक अहम जो है भूमिका अदा करती है। ठीक, तो राष्ट्र की समृद्धि, योजनाओं की सफलता, विदेशी मुद्रा का अर्जन, राजनीतिक स्थायित्व, ये सबके सब कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो कितना देश का विकास होगा, किस किस क्षेत्र का विकास होगा, कौन कौन से उद्योग धंधे पनपेंगे, कौन कौन सी योजनाएं देश के अंदर आएगी, ये सबके सब दोस्तों कृषि व्यवस्था पर निर्भर है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि जिस वर्ष कृषि व्यवस्था टफ रहती है, बिगड़ जाती है, फसलें बिगड़ जाती है, उस वर्ष लगभग पूरे देश में एक मंदी का दौर छाया रहता है। और जिस वर्ष फसलें बहुत अच्छी होती है, उस वर्ष जो है पूरा देश लहलहाता है, पूरे देश में हरियाली होती है। तो इस प्रकार से हम इसको भी क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके इसमें आया है। इसमें पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 6, दोनों पॉइंट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है और समझते इसको चलिएगा। ठीक है, बहुत आवश्यक है दोनों पॉइंट। भारत में कृषि व्यवस्था का पिछड़ा होने का कारण, ये तो अभी तक हम देख चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, भारत में कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है। तो क्यों पिछड़ी हुई है, उन कारणों को हम यह देखने जा रहे हैं। इनके बाद में हम देखेंगे इस पिछड़ेपन को हटाने के लिए जो हमारी कृषि व्यवस्था असफल हो रही है, जो पिछड़ी हुई है, उसको अगर हम ठीक करना चाहें तो हम कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। तो वो सुझाव के लिए लास्ट में एक स्लाइड मैंने आपके लिए जोड़ी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पिछड़ेपन के कारणों को समझने के लिए हम यह 4 पॉइंटों की हेल्प से इसके पिछड़ेपन के कारण समझेंगे। जिसमें प्रथम है प्राकृतिक कारण। भाई कुछ ऐसे प्रकृति के कारण हैं जिनकी वजह से हमारी कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है। दूसरे कुछ संस्थागत कारण अर्थात जो मानव के द्वारा बाद में क्रिएट किए जाते हैं, वो संस्थागत कारण। इसके अलावा कुछ तकनीकी कारण हैं और कुछ अन्य कारण। तो इन 4 कारणों के अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी स्लाइड पर, वन बाय वन करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कारणों की। पॉइंट नंबर 1, प्राकृतिक कारणों की। तो इसको अब दोस्तों सुनिए, स्लाइड पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, इनको व्यवहारिक रूप से समझते चलना है। यार देखिए, जहां मैंने आपको बोला कि कृषि के पिछड़ेपन का कारण बताइए और कारण में प्राकृतिक कारण बोल दिया आपसे, तो भाई प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? अरे प्रकृति क्या करेगी? जैसे कि ये देखिए स्लाइड पर भी आपको दिख रहा है, भूकंप आए, तूफान, बाढ़, सूखा, बीमारियां, पाला गिर रहे, कीट वगैरह, या जो है पशु वगैरह फसलों को खा रहे हैं, फसलों को बीमारियां हो रही है, पाला गिर रहा है। अब जैसे अभी सर्दी के टाइम में बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, ओले ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब प्राकृतिक कारण है। कहीं पर बाढ़ आ गई अचानक से, कभी सूखा पड़ गया कहीं पर, तो ये प्राकृतिक कारण है। इन प्राकृतिक कारणों की एक स्लाइड भी आपके लिए आपको जो है इसमें क्रिएट कर सकते हो कि भाई कुछ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय कृषि व्यवस्था के पिछड़ा होने का एक विशेष कारण है प्राकृतिक कारण। और प्राकृतिक कारण के अंदर कौन कौन से कारण है? जैसे कि तूफान आ जाना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट है संस्थागत कारण। तो भाई संस्थागत कारण में क्या होगा? जैसे मैंने बताया आपको कि जो व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किए जा सके वो संस्थागत कारण हो जाएंगे। तो संस्थागत कारण में 2 चीजें हैं यहाँ पर, जोत का छोटा आकार और जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था यार, जोत का छोटा आकार विशेषताओं में मैंने आपको बोला था कि आगे समझाऊंगा। जोत का छोटा आकार, ये वाला जोत का छोटा आकार, पॉइंट नंबर 8 ये दोस्तों अब यहां पर हम समझने वाले हैं ना, जोत का छोटा आकार। तो क्या है ये जोत का छोटा आकार? जरा इसको समझिए, 1 सेकेंड। ओके, जोत का छोटा आकार। अभी जोत क्या होती है, छोटा आकार क्या समझते हो उससे? तो इसको व्यवहारिक रूप से समझ जरा। जोत का छोटा आकार मतलब ये है कि भाई जितने किसान है, किसानों के पास में जमीन का कितना बड़ा भूभाग है। तो यार इसको लेकर के आप एक अनुमान लगा सकते हैं, अपने खुद का एक सेंस लगा करके सोच सकते हैं कि
जब प्राचीन समय की हम बात नहीं करते, आज से लगभग 50 साल पहले की बात करते हैं, या कहें कि जब हमने जनसंख्या नीति को देखा था, जनगणना को देखा था हमने, तो 1911 के समय में दोस्तों हमारी जनगणना के अनुसार हमने देखा था कि लगभग 24 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में थी। तो उस समय जोत का आकार कितना होगा, अर्थात एक किसान के पास में कितना बड़ा भूभाग होगा कृषि करने के लिए। उसके बाद में आज जनसंख्या हमारे यहाँ पर 121 करोड़ है। तो जनसंख्या तो बड़ी है, तो क्या जमीन का आकार भी बड़ा है? क्या कृषि का क्षेत्र बड़ा है? क्या वो तो उतना ही है ना, वो लगभग जबकि और कम हुआ है, क्योंकि नई नई जो बड़े बड़े शहर डेवलप हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, शहर डेवलप हो रहे हैं, तो शहर डेवलप हो रहे हैं तो वो जो कृषि योग्य भूमि है उस पर अधिग्रहण हो रहा है। तो इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, बल्कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब पहले जो सामूहिक परिवार हुआ करते थे, जो एकल परिवार हुआ करते थे, अब वो बिखरते जा रहे हैं, एकल परिवारों में बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो दोस्तों वो एकल परिवार जब टूटते हैं तो उन जमीनों का बंटवारा भी होता है, और जो जमीन का बंटवारा होता है तो जो कृषि का जो जोत होता है, कृषि का जो क्षेत्र होता है, एक खेत होता है उसका जो है हिस्से हो जाते हैं, तो वो जोत और छोटी हो जाती है। अब वो जोत अर्थात कृषि के जो हिस्से होते हैं उनके छोटा छोटा हो जाने से क्या होगा कि कृषि के उत्पादन में भी जो है समस्या आने लगेगी, उत्पादन कम होगा और लागत में जो है वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो जोत का आकार छोटा होना भी हमारी कृषि व्यवस्था के पिछड़ा होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो देश में जोत का आकार हालांकि 1.8 हेक्टेयर के लगभग है, फिर भी अधिकांश जोत 1 हेक्टेयर से भी कम है ना, जिसके कारण उत्पादन और कम होता है और लागत ज्यादा होती है। ठीक, इसके अलावा भूमि व्यवस्था। अब दोस्तों भूमि व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय में जमींदारी प्रथा चला करती थी। जमींदारी प्रथा मतलब एक गांव में एक जमींदार होता था और वो जमींदार ही सारी भूमि को जो है किसानों को पट्टे पर या लीज पर देता था, या मजदूरी के हिसाब से वो रखता था, अपनी कृषि करवाता था अपनी जमीन पर। ठीक है, तो लेकिन हालांकि ये जमींदारी प्रथा अब समाप्त कर दी गई है। भूमि सुधार के लिए कई सारे कानून सरकार लेकर आ चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों आज भी जब आप गांव की तरफ एक नजरें डालेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि कृषि विहीन मजदूर, अर्थात कह सकते हैं कि कृषक मजदूर जो कृषि करते हैं मजदूरी के तौर पर, वो आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। अर्थात कि वो किसान तो है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। तो उन्हीं किसानों की यहाँ बात हो रही जिनके पास जमीन नहीं है। तो दोस्तों जब जिसके पास जमीन नहीं है वो किसी और की भूमि पर काम करेगा तो वो अपनी भूमि समझकर काम नहीं करेगा, वो दोस्तों अपने एक मजदूरी के हिसाब से कार्य करता है। जब कोई इंसान मजदूरी के हिसाब से कहीं पर किसी और की भूमि पर कार्य करता है तो वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है लग्नशील नहीं होता है, तो उसका एक रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब उसकी रुचि नहीं होगी उस काम में, उस काम करने में, क्योंकि उसका खुद का काम नहीं है ना, खुद की जमीन होती तो वो रुचि लेकर कार्य करता। किसी और की जमीन पर एक मजदूरी के रूप में काम करेगा तो उसको सिर्फ उसकी मजदूरी से मतलब है, जो मजदूरी मिलती है उससे मतलब होगा। तो इस कारण से वो ज्यादा रुचि लेकर काम नहीं करेगा। इसके कारण भी दोस्तों हमारा उत्पादन टफ होता है, उत्पादन गिरने लगता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है सभी पॉइंट? ओके, नेक्स्ट है इसके बाद में दोस्तों 2 पॉइंट और तकनीकी कारण और अन्य कारणों में। तो तकनीकी कारण में दोस्तों कुछ तकनीकी कारण है। तो तकनीकी कारणों में जैसे कि कृषि की परंपरागत तकनीक, जो परंपरागत तकनीक उसको अपना रहे हैं हम आज भी, इस कारण से भी हमारा उत्पादन जो है गिरा हुआ है। इसके अलावा जो बीज है, जो हमारी फसलों के बीज है वो उन्नत किस्म के नहीं है ना। फसलों की सुरक्षा हम नहीं कर पाते हैं, फसलों की सुरक्षा नहीं हो पाती है। अब सुरक्षा होगी भी कैसे? कोई प्रकृति का प्रकोप आ गया, पशु पक्षी खा गए, जानवर खा गए, क्या कर लेंगे हम? तो उचित रूप से हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते, इस कारण से भी हमारा उत्पादन गिर जाता है। ठीक, नेक्स्ट सिंचाई साधनों का भी अभाव है। पर्याप्त सिंचाई साधन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है सभी किसानों के लिए। अन्य कारणों में अगर बात करें तो कृषि अनुसंधान की जानकारी। अब दोस्तों देखिए अन्य कारणों में भी कुछ कारण है ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो कृषि के क्षेत्र में जो नए जो खोज होती है, जो अनुसंधान होते हैं, उन ऐसी एजेंसियों का अभाव है आज भी, है ना। इसके अलावा कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या जैसे आज बोले कि 121 2011 की जनगणना के अनुसार जो 121 दशमलव कुछ जनसंख्या जो हमारे देश में है, उसका एक बड़ा भाग
75% भाग दोस्तों, 70-75% भाग जो है आज भी गांव में निवास करता है, जो कृषि पर निर्भर है। 70 से 75% भाग जनसंख्या का गांव में निवास करता है आज भी। तो जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, तो कृषि पर भार बढ़ रहा है। अब कहां 1911 में 24 करोड़ लोग थे, आज कहां 121 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो भाई कृषि पर तो भार पड़ेगा ना। अब कृषि का विकास उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है जितना कि जनसंख्या का हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है अकुशल विकास एजेंसियों और प्रशासनिक ढांचा। तो जो हमारे विकास एजेंसियां हैं जो कृषि में डेवलपमेंट का वादा करती है, बड़े बड़े वादे करती है, हाँ एक तरह से आप सरकार को कह सकते हो आप एक तरह से। तो जो एजेंसियां हमारी कृषि क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े वादे करती है वो भी अकुशल है, पर्याप्त इफेक्ट अपना नहीं छोड़ पाती है ना। और इन सब के अलावा हालांकि सरकार काफी कदम उठाती है इस वाले पॉइंट के लिए, वित्त सुविधाएं पहुंचाने के लिए, किसानों को ऋण सुविधाएं देने के लिए, वित्त सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार काफी कदम उठाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना बड़ा भूभाग है हमारा देश का, इतना बड़ा भूभाग है, इतने में जो है इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब के सभी पूरी स्लाइड अपनी कंप्लीट होती है दोस्तों। ये हमारे थे कारण, कौन से कारण जिनकी वजह से हमारी कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है। अब हम जो बात करेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें ऐसे कौन कौन से सुझाव हम दे सकते हैं जिससे कृषि व्यवस्था को जो है उच्च किया जा सके, कृषि व्यवस्था को बढ़ाया जा सके। तो उन सुझावों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव है दोस्तों। सुझाव में आप इसमें से वैसे तो ऐसे कोई सुझाव नहीं है, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो आपको याद ना हो सके, एकदम आसान भाषा में और आसानी है, सिंपल है, जिनको आप सब जानते हैं अच्छे से। बस इनको एक क्रम देना है आपको। नोट में जब आप क्रिएट करके रख लेंगे दोस्तों तो आपको समझ आएगी ये चीजें कि आपको क्या क्या इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, है ना। तो सुझाव में आप ये बता सकते हैं कि भाई जो बीज हम इस्तेमाल करते हैं कृषि के लिए वो उन्नत किस्म के हो, मॉडिफाइड बीज हो, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा उत्पादन अधिक होगा। जब उत्पादन अधिक होगा तो किसान की आय बढ़ेगी, जब किसान की आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी दोस्तों तो जीडीपी बढ़ेगी, देश का विकास होगा, देश का विकास के साथ साथ दोस्तों देश की समृद्धि होगी, है ना। तो इस प्रकार से पूरा आर्थिक जो इकोनॉमी साइकिल होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो एक क्षेत्र में अगर विकास होता है तो वो लगभग वो विकास पूरे साइकिल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से विपणन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। विपणन व्यवस्था क्या हो जाती है दोस्तों, विपणन व्यवस्था अर्थात ये कि किसान जो अपना फसल का उत्पादन कर रहा है वो आसानी से जहां चाहे वहां बेच सके, जैसा चाहे, मतलब कि जहां उसको उचित मूल्य मिल पा रहा है ऐसी जगह जाकर के वो अपनी फसलों को बेच सके, ऐसे व्यक्ति को बेच सके, अपनी इच्छा अनुसार अपनी फसल का उत्पादन करे और अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी वो बेच सके। इस प्रकार की फैसिलिटी उसके पास में होना आवश्यक है। इसके अलावा किसानों को जो ऋण, जिस ऋण के कारण तो आज भी किसानों को दोस्तों काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, किसानों को जो समस्या आती है उस ऋण को आसान बना दिया जाना चाहिए जिससे किसान आसानी से बैंकों से ऋण लेकर के और अपना विकास कर सके। हाँ, ये भी एक कदम अलग से ये उठाया जा सकता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं, वित्त संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए केंद्र या राज्य सरकार को, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ऋण देने पर ही फोकस करे, सिर्फ किसानों को ऋण देने पर फोकस करें, है ना। इसके अलावा मूल्यों में पर्याप्त स्थायित्व। अब जैसा आप खुद देख रहे हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों कि जो मेरे आज जो वीडियो देख रहे हैं और कोई किसान भाई है मेरे, तो उनको अच्छे से समझ आएगी ये बात। जैसे मान लेते कोई एक फसल है, जैसे हम सोयाबीन को लेते हैं या मान लेते हैं हम किसी अन्य फसल को ले, जैसे कि हम लेते हैं गेहूं को, मान लेते हैं कि अगर इस वर्ष गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, चलिए इसको हटाइए, आप डायरेक्टली आइए प्याज पर, क्योंकि प्याज की महिमा तो हम सभी ने देख ही रखी है ना। जिस वर्ष प्याज की खेती बहुत अच्छी हो जाती है, जिस वर्ष प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस वर्ष में प्याज हमको रोड पर मिलते हैं। रोड पर मतलब रोड पर फेंक दिए जाते, फालतू मिलते हैं, 1-1, 2-2 रुपए किलो मिल जाते हैं प्याज, मंडियों में 1-1, 2-2 रुपए किलो बिकते हैं, है ना। लेकिन जिस वर्ष उसकी खेती कम होती है
जिस वर्ष उसकी खेती कम होती है उस वक्त उसका रेट क्या होता है आप खुद जानते हैं, है ना। तो अरे भाई जब बाहर नाश्ता करने जाते हैं ना तो पोहे में प्याज नहीं डालते हैं होटल वाले, है ना, मालूम है ना आपको। अब चूंकि मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इंदौर में तो भाई हमारे यहाँ पोहे फेमस है, ठीक है। तो बड़ी दयनीय स्थिति होती है ऐसे में। तो क्यों होता है सब कुछ? क्योंकि सरकार जो है कृषि के जो उत्पादन है उसका मूल्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं है दोस्तों। जो है मूल्य, कृषि के जो मूल्य है वो स्थायी नहीं रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है। अब हालांकि एक अलग बात है कि काला बाजारी होती है जिस कारण से भी मूल्य प्रभावित होता है और मूल्य का रेट कम ज्यादा होता रहता है ना। लेकिन इस पर भी सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती, बिल्कुल कर सकती, लेकिन क्या करे, सरकार में भी क्या है, सरकार पर भी कुछ प्रेशर होता है। उन्हीं लोगों का जो काला बाजारी करते हैं वो तो एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं, सब मिले होते हैं। आप सब इन चीजों को जानते हैं, तो ज्यादा आलोचना करने से कोई मतलब है नहीं किस चीज की, है ना। बस अपने पॉइंट पर ध्यान दे, पॉइंट पर फोकस करे। नेक्स्ट है नवीन तकनीकी का प्रयोग। भाई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, जैसे कि सभी विकसित देश अपना रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो, परंपरागत तकनीकों को थोड़ा सा जो है अब निग्लेक्ट करना चालू करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को धारण करना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा। कृषि आगतों की उचित व्यवस्था की जाए, जिस प्रकार से मूल्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहिए उसी प्रकार से कृषि की आगतों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आगतों का एक अच्छा जाता उदाहरण मैं देता हूं दोस्तों। एक बात मुझे याद आ रही है कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक सोयाबीन है ना, लगभग सभी जानते हैं सोयाबीन को, तो भाई सभी किसान है ना, चलिए जो नहीं है वो भी जानते सोयाबीन। तो सोयाबीन है, जब कृषि होती है, सोयाबीन की पैदावार होती है, फसल होती है, जब उसे मार्केट में बेचने जाते हैं दोस्तों, तो हालांकि माफ करना मुझे एग्जैक्ट भाव नहीं पता है लेकिन मैं एक अनुमान बता रहा हूं, है ना। तो सोयाबीन का रेट हम मान लेते हैं कि 20 रुपए प्रति किलो मंडी में बिक रही है, 20 रुपए प्रति किलो मंडी में बिक रही है ना। तो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसान बेचकर आ जाएगा। लेकिन उसके अगले वर्ष जब उसे वही सोयाबीन बोनी होगी, बोने के लिए जब उसे बीज के रूप में सोयाबीन की जरूरत होगी, तो क्या उसे वो 20 रुपए किलो में बीज के लिए सोयाबीन वापस मिलेगी किसान को? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि उसका रेट दोस्तों लगभग 5 गुना बढ़ चुका होगा। जी हाँ, 5 गुना, कम से कम 100 रुपए किलो वो सोयाबीन आपको मिलेगी बोने के लिए। तो उसी को बोलते हैं कृषि आगतें। तो इस बीज के अलावा और भी कुछ संसाधन होते हैं जो शुरुआत की खेती में आवश्यक संसाधनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं कृषि आगतें। तो इन कृषि आगतों की उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर इन उचित व्यवस्था हो जाती है इन आगतों की, कृषि आगतों की, तो कृषि का विकास बिल्कुल संभव है और बिल्कुल हो सकता है। पर्याप्त साख की पूर्ति, किसानों को ज्यादा ऋण के लिए भटकना ना पड़े, साख की पर्याप्त पूर्ति हो। हालांकि सरकार ने कई सारी स्कीमें निकाल रखी किसानों के लिए, लेकिन जब किसान बैंक में जाता है तो बैंक में पैसे खत्म हो जाते हैं, कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। इसके अलावा भूमि सुधार कानूनों का प्रभावशाली करना चाहिए। भूमि सुधार जो कानून आ रहे हैं, हालांकि कई सारे कानून हैं लेकिन वो प्रभावित नहीं है, इतने प्रभावित नहीं है कि वो वास्तविक रूप से जिस कार्य के लिए उनको लाया गया है उस प्रकार से वो अपनी भूमिका अदा कर सके। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। सिंचाई सुविधाएं कम है, उनको बढ़ाया जाए। कृषि में यंत्रीकरण हो। अब जो परंपरागत टेक्निक के हिसाब से जो कार्य करते हैं उसके जब टेक्नोलॉजी को लाए, तो अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो यंत्रीकरण बढ़ेगा, है ना। वैज्ञानिक खेती होना चाहिए, मिश्रित खेती होना चाहिए। मिश्रित खेती क्या होती है दोस्तों, कि जैसे पंजाब हरियाणा की मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे गेहूं चावल होते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर चेंज भी होना चाहिए। एक ही एक फसल से भूमि की गुणवत्ता डिस्टर्ब होती है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, तो उसको उच्च बनाए रखने के लिए हर एक दो साल में कृषि का जो है परिवर्तित होना जरूरी है, और उसी को हम बोलते हैं मिश्रित कृषि। मतलब खाद्यान्न के साथ ही साथ में कुछ नकदी फसलों का भी उत्पादन होना चाहिए। इससे हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी एक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये 6 पॉइंट क्लियर होते हैं। क्या इसमें कोई डाउट? कृषि व्यवस्था की प्रकृति, विशेषताओं, महत्व, इन सब में कोई डाउट है क्या आपको? अगर नहीं है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर पूरा समझ आ रहा है दोस्तों तो
ठीक है, सिंपल था इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया समझाने पर, क्योंकि एकदम आसान भाषा में थे। पीडीएफ खुद डाउनलोड करके खुद पढ़ोगे तो खुद को ही पूरा समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी समझने जैसा समझाने जैसा कुछ है नहीं है, एकदम आसान भाषा में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी दोस्तों होगी इसके सेकेंड टॉपिक पर, सेकेंड यूनिट के सेकेंड टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे भू उपयोग पद्धति पर, कि भूमि के का उपयोग, भूमि का उपयोग की जो पद्धति है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या है, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर का दोस्तों वेट कीजिए, जस्ट मुश्किल से आपको 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं यहां से, इसके अलावा टेलीग्राम दोस्तों प्लीज यार कमेंट में और व्हाट्सएप पे मत पूछा करें मुझसे कि हर वीडियो में बोलता हूं मैं आप लोगों से, लेकिन प्लीज थोड़ा आप भी समझे यार, है ना। मतलब व्हाट्सएप पर इतने मैसेज की, और वो अनावश्यक मैसेज दोस्तों, मैंने आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी इसलिए दी है ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट में उनको ऐसा लगता है कि हमारी कमेंट नहीं पढ़ी जाएगी या हमको जवाब नहीं देंगे, और जवाब जाता नहीं है तो कहाँ ढूंढेंगे जवाब, ये सब कुछ। तो उन दोस्तों के लिए मैं व्हाट्सएप लेकर आया हूं ताकि वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, डायरेक्टली कनेक्ट होकर के वो मुझसे अपने पर्सनल जो डाउट है वो मुझसे क्लियर कर सके, जिससे कि एक शिक्षक का अभाव उसके पास ना रहे। एक शिक्षक जब मैं डायरेक्टली उससे कनेक्ट रहूंगा तो जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनावश्यक कमेंट करते रहते हैं, अनावश्यक व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, कभी किसी वीडियो का पता पूछते रहते हैं, तो कभी क्या यार, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्लीज वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट में सर्च करो। टेलीग्राम ग्रुप का मैं हर लेक्चर में शुरुआत और एंड दोनों टाइम पे आपको नाम बताता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम पर जाइए, लोधाजी क्लासेस नाम से सर्च करना तो ग्रुप मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे जो लोगो लगा हुआ है वही लोगो टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे, पूरे नोट्स पड़े हुए जितने मैंने यहाँ अभी तक लेक्चर लिए हो, टोटल ग्रुप में टोटल नोट्स वहां पड़े हुए हैं। ठीक है, क्लासेस की नोट्स भी वहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।